धन्यवाद भाई साहब। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता एवं माननीय अतुल कोठारी जी, जिनके माध्यम से यह विषय पूरे राष्ट्र में क्रियान्वित है एवं जिसके सानिध्य में हम सभी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास परिवार कार्यरत है, माननीय अतुल कोठारी जी, आपका स्वागत है। आप सब काफी समय से बैठे हैं, इसलिए थोड़ी थकान भी लगती है, थोड़ी गर्मी भी हो रही होगी, बहुत भाषण सुनते तो थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस सब से रिलैक्सेशन लेने के लिए एक छोटा प्रयोग करेंगे। हम लोग 3 बार सामूहिक रूप से ओंकार करेंगे, ब्रह्मनाद। आपको मालूम है ना ओंकार किस पद्धति से बैठना चाहिए? कमर सीधी करके, ये ज्ञान मुद्रा है, अपने घुटनों पर इस प्रकार हाथ रख लीजिए और आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करना है अपनी श्वासोश्वास क्रिया पर, ब्रीथिंग। 3 बार ओम करने का कुछ लाभ तो होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिस्टम पद्धति से करेंगे सब और ध्यान केंद्रित करेंगे अपने श्वासोश्वास क्रिया पर, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस, नई अनुभूति होगी कि ओंकार से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, ये आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो मैं जिस पद्धति से ओंकार करता हूँ वो पहले आपको बताता हूँ, फिर हम सामूहिक रूप से करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद करें, कमर सीधी करें और अपने ध्यान हमारे ब्रीथिंग श्वासोश्वास क्रिया पर रखें। जब मैं 1 कहूंगा तब श्वास लेना है, इनहेल, और 2 कहूंगा तब आपने ओंकार प्रारंभ करना है। 3 बार ये प्रक्रिया होगी। 2 ओंकार के बीच में कुछ खाली समय साइलेंट रहेगा, वो इसलिए है कि हम ओंकार का जो अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, इफेक्ट होता है, उसका अनुभव कर सके, इसलिए बीच में खाली समय भी रहेगा थोड़ा। और 3 बार ओंकार के बाद एक छोटा सा मंत्र है जो आप सब जानते हैं, आप लोगों ने प्रार्थना में भी बोलते होंगे। उसी मंत्र को मेरे पीछे दोहराइएगा, रिपीट करिएगा, और अंत में ओम शांति शांति के बाद भी आंखें बंद करके थोड़ी देर शांति से बैठिए, तुरंत आंख नहीं खोलना है। जब मैं स्वस्थ उच्चारण करूंगा, स्वस्थ शब्द का उच्चारण करूंगा, तब 2 हाथ पर मालिश करके पहले ऊपर लगाना है, ऊपर का हाथ, फिर नीचे, धीरे धीरे अंदर हाथ खोलना है और फिर नीचे से इस प्रकार हाथ खोलने का प्रयास करना है। और ये सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी हम मौन बैठे, जिसकी इच्छा हो तो आंखें बंद करके बैठे, तो आपको इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव होगा कि जो आपको लाइफ में एक नई दिशा देगा। तो इस प्रकार हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। ये सभी के लिए कंपल्सरी, अनिवार्य नहीं है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे तो अपने स्थान पर आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। सावधान। एक, दो, एक, दो, एक, दो,
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ अभी बात मत करिए, नहीं तो ओंकार का जो अनुभव है ना वो व्यर्थ हो जाएगा। आप में से कोई दो, एक छात्र और एक छात्रा, एक एक दो दो वाक्य में एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि अनुभव कैसा रहा ओंकार का, और जो हाथ ऊपर करे वो बोल सकते हैं। पहले हाथ ऊपर करेंगे वो पहले बोलेंगे। हाँ बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन शांत हो गया और विचार भी शांत हो गए, स्थगित हो गए। बहुत अच्छा। बस एक छात्रा को ही, लड़कियों में से एक, हाँ, जिन्होंने आंखों पर उठाया खड़े हो जाइए। एक दूसरे के सामने मत देखिए, अपने सामने देखिए। लड़कियों को तो आगे जाना है ना। अभी जो अपना एशियाड चल रहा है उसमें भी लड़कियों ने बहुत मेडल प्राप्त किए हैं। जल्दी फटाफट। नहीं है कोई लड़कियों में हिम्मत वाली, आप बताइए। बहुत अच्छा। और थोड़ा लाउडली, जोर से। बहुत अच्छा, मन एकाग्र हो गया। तो आपने पहली बार ओंकार किया है क्या? पहले किया है ना? तो आज कुछ अलग एक्सपीरियंस आया कि नहीं? बेटिए यस। तो क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर देखने का प्रयास किया। आज क्या दुनिया बहिर्मुखी हो गई, बाहर देखती है। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, उस पर हम टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन अपने अंदर कभी देखते हैं क्या? दिन में कोई 10-15 मिनट निकालते हैं हम क्या रात को, कि हमारा आज का दिन कैसा गया है? आप में से कोई ऐसा कि रात को आंखें बंद करके शांत बैठकर 10-15 मिनट सोचते हैं कि आज मेरा दिन कैसा गया? ऐसे कोई? एक है 4-5 लोग। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अंतर्मुखी होना चाहिए, बाहर नहीं देखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी अच्छी बात कही, जो अंत में जिस छात्रा ने बात कही कि मन एकाग्र हो गया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का मूल आधार है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है। जो अंतिम नंबर पर आया उसमें दिमाग बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, एकाग्रता नहीं थी, इसलिए वो फेल हो जाता है या लास्ट नंबर पर आता है। जिनकी पढ़ाई में ध्यान अच्छा है, एकाग्रचित्त से पढ़ाई करते हैं, उनका नंबर अच्छा आता है। तो शिक्षा का मूल आधार एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन है। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्या एकाग्रता की शिक्षा दी जाती है क्या? तो बच्चे को एकाग्रता की शिक्षा मिल गई तो उनको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो सब अपने आप कर लेंगे सब। तो ये शिक्षा का बेस है एजुकेशन का, कि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमारी पढ़ाई ठीक से होती नहीं, याद भी नहीं रहता है ठीक से।
तो ये प्रयोग इसलिए मैंने कराया कि आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं, आप अपने घर भी स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, होमवर्क करने के लिए बैठे तब भी कर सकते हैं। लोग मिलकर करते हैं तो और अच्छा लगता है। हम सब ने मिलकर किया तो कितना अच्छी ध्वनि आ रही थी कि ओमकार पूरा होने के बाद भी ओमकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक है ना, आपने अनुभव किया होगा। तो परिवार में साथ बैठकर भी कर सकते हैं। और जिस जिस स्कूल कॉलेज में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है, वहां अद्भुत परिणाम है। वो जो सारे आचार्य बैठे हैं आगे, वो कहते हैं, ऐसे हजारों आचार्यों का अनुभव है मेरे पास, कि हमारे क्लास का एटमॉस्फेयर, वातावरण बदल जाता है एकदम। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के मन में कई विचार चलते रहते हैं। जो यहाँ मित्र ने कहा ना कि विचार शांत हो गए, तो जब मान लो 3 प्रकार के विचार हमारे मन में चल रहे हैं और चौथा विचार हमारा शिक्षक हमको पढ़ाएगा, तो कितना हमारे मस्तिष्क में जाएगा? कितना जाएगा? 25-30%। और जब विचार स्थगित हो गए, सारे विचार समाप्त हो गए, हमारे मन में कोई विचार नहीं है, और फिर हमारा शिक्षक पढ़ाएगा, तो कितना हमारे मस्तिष्क में जाएगा? तो ओमकार इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए जिसको एकाग्रता चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो करे। इसलिए मैं कहता हूँ जिसको करना है करे, नहीं करना है ना करे। जिनको एकाग्रता चाहिए वो करे, ना चाहिए वो ना करे। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट, प्रयोग अपने घर में, परिवार में, स्कूल में, क्लास में कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा, विचार करिएगा। तो आज के कार्यक्रम के सभी सम्माननीय विशेष अतिथिगण मंच पर विराजमान है। सभागृह में उपस्थित सभी सम्माननीय आचार्य बंधुओं, बहनों और प्रिय छात्र भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो अग्रवाल समाज का जो ये बड़ा संस्थान है देश का, इन्होंने एक सुंदर आयोजन किया। इसके लिए मैं शिक्षा संस्था न्यास और आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूं। ज्ञानोत्सव अर्थ क्या है इसका? कि ज्ञान का उत्सव। ज्ञान उत्सव होना चाहिए, लेकिन आज हमारी शिक्षा, ज्ञान रूप शिक्षा जो है वो बोझ बन गई है। आपको जिस दिन छुट्टी मिल जाए, मान लो कि कल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जो भी होता है, और कोई कारण नहीं है, लेकिन आपको कहा कल छुट्टी है, तो आनंद आएगा कि दुख होगा? आनंद आ जाता है। एक पीरियड जल्दी छोड़ देते हैं कोई टीचर, तो क्या लगता है? मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा बोझ बन गई। इसलिए इससे छुटकारा मिले तो हम बहुत आनंद में, मजा में आ जाते हैं, खुशी में आ जाते हैं। इसलिए अधिकतर बच्चे पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते रोते जाते हैं, क्योंकि शिक्षा बोझ बन गई। दोष उस बच्चों का नहीं है, दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था का। तो हमारी शिक्षा कैसी थी? आनंददायक। तो इसका जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की मंच से अभी भी, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये बातें कही गई है कि हमारी प्राचीन शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा थी, उसको फिर लाना है। क्यों लाना है? तो एक वैदिक गणित पर हम लोग काम करते हैं। आप में से कोई जानते हैं वैदिक गणित? तो वैदिक आपका स्कूल में कितने मिनट का क्लास होता है स्कूल या कॉलेज में? 40 मिनट, 50 मिनट। हम लोगों ने वैदिक गणित के क्लास लगाए थे, वर्कशॉप किया था कार्यशाला दिल्ली में पहली बार, तो 75 मिनट के क्लास थे और स्कूल के बच्चे थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी 75 मिनट का क्लास नहीं लगता है। तो एक क्लास चल रहा था तो 75 मिनट पूरा हो गया, फिर चाय का समय था तो 5 मिनट और हो गया, ज्यादा 80 मिनट हो गया। तो फिर कार्यकर्ता गए वहां बुलाने के लिए कि भाई सर को कहा कि क्लास पूरा ऑफ कर दीजिए, चाय का समय हो गया, चाय ठंडी हो रही है। तो आचार्य शिक्षक ने कहा कि मैं तो चाय पीता नहीं हूं। सारे बच्चों ने कहा हमको चाय नहीं पीना है, हमारी क्लास चलने दीजिए। और 75 into 2 करेंगे तो कितना मिनट होगा? कितना मिनट होगा? 150 मिनट क्लास चलता रहा।
एक बच्चा चाय पीने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं, क्यों? उसको आनंद आ रहा था शिक्षा में, मजा आ रहा था, खुशी मिल रही थी। तो ये हमारी प्राचीन शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा फिर से लाना है कि जिसमें बच्चों को छुट्टी मिल जाए तो आनंद न हो, दुख लगे। जिसमें एक पीरियड कम ले टीचर तो खुशी नहीं होगी, वो कहते कि नहीं हमारा पीरियड होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और ये ज्ञानोत्सव इसी के लिए आयोजन किया जाता है। आपको लगेगा कि इतनी सारी एकेडमिक चर्चा, शिक्षक, जरा बुद्धिजीवियों की चर्चा, हाई लेवल की चर्चा, बच्चों को क्यों बुलाया? क्योंकि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, शिक्षा हो, इस आखिरी में किसके लिए है? तो बच्चों के लिए है ना। तो आप अगर इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप इस बात को जीवन में नहीं लाएंगे, तो कोई दुनिया की ताकत, सरकार कितनी भी नीतियां लाए, अग्रवाल समाज कितना भी प्रयास कर ले, आपके प्राचार्य या प्रिंसिपल कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए आज विद्यार्थियों को इसमें सबको आपको बुलाया गया है कि शिक्षा का कोई भी कार्य विद्यार्थियों के बिना अधूरा है। और दुर्भाग्य है कि हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम शिक्षा के होते हैं, चिंतन, चर्चा है, सेमिनार, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। तो इसलिए आप आज दिन भर बहुत अच्छी तरह से भाग लीजिए इसमें। इस शिक्षा नीति में विद्यानिवास मिश्र जी थे, हमारे बड़े शिक्षाविद देश के। उन्होंने शिक्षा के अंदर में 3 बातें की: ज्ञान, चरित्र और कौशल, स्किल। ये तीनों का समन्वय शिक्षा में होना चाहिए। आज हमारी शिक्षा में है वो क्या? बच्चे 99% 100% ले लेता है, लेकिन ज्ञान उनके पास क्या है कहना मुश्किल है, क्योंकि रटन प्रक्रिया से हम मार्क्स तो ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान होता नहीं, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो बच्चे ज्ञानी बनना चाहिए, रटन प्रक्रिया की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये बदलाव की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी कही है। चरित्र निर्माण। आज दुनिया की जो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौती, चैलेंजेस है, उसका मूल कारण है तो चरित्र का संकट है, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी चिंतित है, क्यों? क्योंकि वहां के जो बहुत टॉप लेवल के छात्र थे, उन्होंने बड़े बड़े कौभांड किए भ्रष्टाचार के। रवि जी ज्यादा बता सकेंगे इस पर, क्योंकि वो कई देशों में घूमे हैं। तो चरित्र का संकट, चरित्र कैसे बनेगा? और हमारे यहाँ चरित्र कैसे था? प्राचीन शिक्षा थी तो भारत में एक छोटी घटना, उदाहरण बहुत अच्छा है। ये राका और बाका दोनों पति पत्नी थे। तो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो अगर पहले तो चलकर चले जाते थे, 5-10 किलोमीटर आराम से चलकर जाते थे लोग। तब तो ये बस गाड़ियां थी नहीं, तो जा रहे थे। तो पति आगे चल रहा था, पत्नी पीछे चल रही थी। तो पति ने देखा कि रास्ते पर कुछ सोने का गहना पड़ा है, गोल्ड का कोई गहना पड़ा है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दी उस पर पैर से, क्योंकि उनको लगा कि पत्नी महिला है, कहीं लालच हो जाए। तो पत्नी ने देखा, क्या किया वो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा पीछे थी, तो क्या किया तुमने? उसने पति को पूछा। तो उस समय आज तो पति अच्छी बात के लिए झूठ बोल देता, नहीं वो तो कुछ गंदी चीज थी इसलिए उस पर मिट्टी डालता, ऐसे बोल देता। लेकिन उस जमाने में ऐसी कल्पना नहीं थी झूठ बोलने की। तो सही बात बता दी कि वे सोने का गहना पड़ा था, मुझे लगा कि तुमको वही लालच आ जाएगी, इसलिए मैंने मिट्टी डाल दी उस पर। तो पत्नी ने जो उत्तर दिया बहुत सुंदर है। पत्नी ने कहा, पति को, तू गजब का आदमी है, तू गजब का आदमी है, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो हमारे यहाँ कहावत थी ना, पराया धन मिट्टी समाए। वो ऐसे ही कहावत नहीं है, जीवन में लोग इसी प्रकार जीते थे, तब उससे कहावत है। क्या कहा? तू तो गजब का आदमी, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। लेकिन आज की शिक्षा का क्या परिणाम है? आज के बच्चे तो कई बार गांव देखे नहीं होते ना बच्चों ने, तो छुट्टियों में गांव में गए,
खेत में चले गए, देखा वो बैल घूम रहा है कुएं के आसपास और पानी निकल रहा है पोस्ट से, कुएं से। तो देखा, बहुत अच्छा लगा, ये तो नया प्रयोग है। तो फिर थोड़े दूर किसान काम कर रहा था खेती का, उनके पास गए कि आपका प्रयोग बहुत अच्छा हमको लगा, लेकिन वो बैल घूमना बंद कर देंगे तो आपको कैसे मालूम होगा, आप तो दूर काम कर रहे खड़े खड़े। तो कि बैल के गले में घंटी बांधी है ना, वो आज बंद हो जाएगा तो मुझे मालूम हो जाएगा भाई थक गया है, भूख लगी है, पानी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और देऊंगा, थोड़ी देर आराम करके फिर काम शुरू करेगा। लेकिन आज के बच्चे बहुत लॉजिक लगाते हैं, तर्क बहुत लगाते हैं। तर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। तर्क कैसा होता है, एक बच्चे ने पिताजी कहा कि पिताजी गाड़ी लेनी चाहिए, तो पिताजी पुराने जमाने के विचार होंगे, तो उन्होंने कहा बेटा भगवान ने 2 पैर किसी दिए हैं। उनका अर्थ कहने का क्या था समझ में आ गया होगा, लेकिन बेटा तर्क लगाता था, लॉजिक वाला था, तो क्या कहा, एक एक्सीलेटर को दबाने के लिए और एक ब्रेक दबाने के लिए। तो पिताजी ने सर पर हाथ मारा। तो लॉजिक तो कहाँ, तर्क कुतर्क तक कहाँ पहुंच जाता है मालूम नहीं होता है। तो बच्चों ने तर्क लगाया कि वो बैल है, खड़ा रहकर ऐसे गर्दन हिलाता रहेगा और घंटी बजती रहेगी, आपको कैसे मालूम होगा। तो किसान ने मजेदार उत्तर दिया कि हमारा बैल है ना, आज की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो पहला उदाहरण दिया, ये नैतिक मूल्यों की शिक्षा है। इससे अच्छे संस्कारी और चरित्रवान नागरिक निर्माण होते हैं। ऐसी शिक्षा फिर से हमको लानी है, और ऐसी शिक्षा के जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे संस्थान और ऐसी कुछ और संस्थाओं के वहां बाहर एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई गई। तो ज्ञान के साथ चरित्र की बात और कौशल की बात, बिना कौशल कुछ काम बच्चे कर नहीं सकते। आज के हमारे बच्चे हाथ से काम ही नहीं कर सकते। एमए तक एमकॉम बैंकिंग विषय लेकर पढ़ लिया, लेकिन बैंक में कहो 4 चेक आए हैं अलग अलग बैंक के, आप डाल कर आओ स्लिप भर के, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल काम का नॉलेज नहीं। तो इस शिक्षा नीति ने भी कहा है कि बच्चों को व्यवहारिक काम का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज बच्चों के पास होना चाहिए। तो इसके कई प्रयोग देश भर में शुरू हो गए हैं। हम लोग शिक्षा संस्थान न्यास के माध्यम से इसे प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चे वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा, स्किल के द्वारा कैसी कैसी बातें कर सकता है। जैसे तमिलनाडु के एक स्कूल में प्रयोग हुआ, अपने तमिलनाडु के संयोजक वहां प्रिंसिपल थे कि उन्होंने 2 इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट और 2 इंडस्ट्रीज के साथ एमओयू किया स्कूल में कि आप हमारे बच्चों को टेक्निकल नॉलेज दीजिए। और एमओयू करने के बाद उनको पूछा कि आपको स्कूल की ओर से क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों इंस्टीट्यूट, दोनों इंजीनियरिंग के जो इंडस्ट्रीज थे, उन दोनों ने कहा कि हमको 1 पैसा आपसे नहीं चाहिए, हम हमारी गाड़ी से आएंगे जाएंगे, आप चाय पी लेंगे तो बहुत अच्छा, भी तो भी हम अपने आप पी लेंगे। कि इतने छोटे गांव में आप बच्चों के लिए इतना विचार कर रहे हैं, यही हमको बहुत आनंद लगा। और वो काम शुरू हुआ और वहां के छोटे छोटे बच्चे, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे ऐप बनाना, पोस्टर जो आजकल बनते हैं जिसके 2-2, 3-3 हजार रुपए लगते हैं एक पोस्टर बनाने, वो सब सीखने लगे। टेक्नोलॉजी भी ज्ञान मिला और पैसा भी वो बच्चे कमाने लगे। तो बच्चे फिर नौकरी की लाइन में खड़ा नहीं रहेंगे, बेरोजगारी की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपने बलबूते पर व्यवसाय खड़ा करेंगे और 10, 20, 25 बच्चों को नौकरी देंगे, वो ऐसे खड़े होंगे। इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रयोग कर रहे हैं और कई जगह देश में शुरू हो गए हैं। जैसे झाबुआ है, पूरा ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र, सबसे गरीब जिलों में है झाबुआ देश के, मध्य प्रदेश का। तो वहां स्कूल में वहां के जनजातीय लोग गुड़िया बहुत अच्छी बनाते थे, डोल, लेकिन पैसे कुछ मिलते थे, 200-400 मिलते थे। तो उससे क्या विचारों का होगा। तो धीरे धीरे वो कला मृतपाई की ओर जा रही थी। तो फिर स्कूल ने अपने, अग्रवाल समाज के स्कूल, इसी प्रकार स्कूल वहां साधा समूह है, उन्होंने अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट में इसको जोड़ दिया। वो स्कूल कैसा है
वहाँ जनजातीय क्षेत्र के गांव के बच्चे भी, ट्राइबल बच्चे आते हैं और कलेक्टर का बच्चा भी वहीं पढ़ाई करता है। तो उन्होंने गुड़िया स्किल डेवलपमेंट जोड़ दिया और प्रशिक्षण देने कौन आते हैं सिखाने के लिए? वही जनजातीय क्षेत्र के गांव के अनपढ़ गरीब व्यक्ति वो सिखाना है, कला है उनके पास, तो उनको पेमेंट भी करते हैं उस लोगों को फिर स्कूल, और बच्चे गुड़िया बनाने लगे अच्छी अच्छी, और उस गुड़िया के 200-400 रुपया ज्यादा नहीं मिलते थे, आज वो गुड़िया के 1000, 1200, 1500 रुपये मिल रहे। और मैं अभी गया था जब हुआ तो एक संस्था ने उनको 1000 गुड़िया बनाने का स्कूल को ऑर्डर दिया। तो हमारी प्राचीन कला भी जीवित हो गई, उस जनजातीय लोगों को काम भी मिलने लगा, उनके बच्चे भी वो कला सीखने लगे, और दुनिया को भी चाहिए ऐसी चीजें। तो इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का काम, इस प्रकार के बच्चे अपने हाथ से काम करना सीखे, तभी भविष्य में वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, व्यवसाय बनेंगे, कलाकार बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे। क्योंकि दुनिया की कोई सरकार उनके सभी बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, और हमारे हर बच्चा नौकर बनना चाहता है। बच्चों का दोष नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। तो इसलिए इसमें से बच्चों को बाहर निकालना है, और आज कई बच्चे इस प्रकार के कार्य करने लगे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो रहे हैं, तो ये सब यही का परिणाम है। तो इस दिशा में फिर से हमारे देश की शिक्षा ले जाना। आज क्या है कि हम दुनिया भर से कटोरा लेकर घूम रहे हैं, कुछ अमेरिका से लाते किताबें, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे, कुछ इंग्लैंड से लाएंगे। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जीरो किसने दिया दुनिया को? डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति 1 से 10 तक दुनिया को किसने दिया? आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर ये गिनती हमको सिखाई नहीं होती, डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति देकर भारत के लोगों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, तो आज दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी में जिसका रिसर्च हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भूतकाल में तो बहुत कुछ हमने दुनिया को दिया, लेकिन वर्तमान और भविष्य में क्या है? आज तो हम कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे विदेश जाने की होड़ लगी हुई है। तो दुनिया को भविष्य में बहुत कुछ हम दे सके ऐसी क्षमता हमारे में है। वो हमारा प्राचीन ज्ञान को आधार बनाकर आधुनिक आवश्यकताओं को, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे स्किल का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्र ऐसे हमारे बच्चों में बौद्धिक संपदा की कोई कमी नहीं है। इंटेलेक्चुअल लेवल में हमारे बच्चे दुनिया में नंबर 1 पर है। बस शिक्षा में इस प्रकार का बदलाव करके देने की जरूरत है। इस प्रकार के बदलाव के लिए हम सब मिलकर चिंतन विचार करें, और ऐसे जो प्रयोग है वो हमारे सामने आए, ऐसी एक प्रेरणा देने का कार्य इस ज्ञानोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए मैंने इस आयोजन के लिए अग्रवाल समाज का धन्यवाद और अभिनंदन किया, और आप सब भी उसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने निमंत्रित किया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए अग्रवाल समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद।